हेलो फ्रेंड्स, तो हमने लास्ट टाइम जो किया हुआ था, वो जो क्वेश्चन था, वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 130 और ये आज हम लोग करने वाले हैं 131। बेसिकली 50 क्वेश्चन अगर ऐड कर दिए जाए, तो हम लोग यहाँ पे 181th क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? तो हमारा 1000 सीरीज का 181 क्वेश्चन ये होने वाला है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि बिल इज एक्सेप्टेड ऑन 23 नवंबर। तो एक बिल है जो 23 नवंबर को आपको एक्सेप्ट किया गया है, आपने एक्सेप्ट किया है और 2 मंथ। तो 2 मंथ जब बोला और उसके बाद बोल रहा है कि ड्यू डेट क्या होना चाहिए, ठीक है? तो ड्यू डेट हमसे पूछा जा रहा है, तो सीधी सी बात है 23 नवंबर। तो 23 नवंबर के बाद क्या आने वाला है? 23 दिसंबर। उसके बाद क्या आने वाला है? 23 जनवरी। तो इसके बाद फर्स्ट मंथ और ये होगा सेकंड मंथ, ठीक है? तो सेकंड मंथ ही हमसे पूछ पूछ रहा है सेकंड मंथ में हमारा जो ड्यू डेट होगा वो क्या होगा? तो 23 में हम लोग ऐड करेंगे 3 ग्रेस डेज, तो ये आएगा 26 ऑफ जनवरी। और इंडिया में सबको पता है कि 26 जनवरी जो होता है वो हमारा क्या होता है? रिपब्लिक डे होता है, ठीक है? तो रिपब्लिक डे ये हमारा नेशनल हॉलिडे है। और जहाँ पे भी नेशनल हॉलिडे होती है ना? नेशनल हॉलिडे जहाँ पे भी होगा, वहाँ पे हमको एक दिन पहले का डेट लेना है, व्हिच मीन्स हमको 25 ऑफ जनवरी हमको यहाँ पे हमारा ड्यू डेट हो जाएगा, व्हिच इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है दर्शनी हुंडी इज सिमिलर टू। दर्शनी हुंडी क्या है? दर्शनी, देखिए दर्शनी हुंडी जैसे नाम से है इसका, जो दर्शन पे दे हो, ठीक है? इसको आप लिख लीजिए, जो दर्शन पे दर्शन पर दिया जाए, ठीक है? जो दर्शन पर दिया जाए दर्शनी हुंडी, ठीक है? लेकिन इसको हमारा क्वेश्चन ये क्या है, सिमिलर किस-किस टाइप के सिमिलर है वो? तो ये डिमांड बिल के सिमिलर है, ओके? डिमांड बिल जो हमारा होता है ये भी ऐसे है कि जो बंदा डिमांड करेगा उसको मिल जाएगा, ओके? इसमें किसी पर्सन की आइडेंटिटी नहीं रहती, बस एक बिल, एक तरह का चिट्ठी टाइप का चीज़ रहता है डिमांड बिल। डिमांड ड्राफ्ट जैसे रहता है, उसमें आजकल नाम आता है, पहले ऐसा नहीं रहता था। उसमें एक मतलब किसी भी पर्टिकुलर उसमें बंदे के उसमें बेचान हो सकता था ये, ठीक है? तो एक तरह का डिमांड बिल है, कि जो बंदा भी उसको लेके जाएगा उसके नाम से ये डिमांड अप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल एक्सेप्टर डेबिट। अगर बिल का रिटायरमेंट हो रहा है, बिल अगर आप रिटायर कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर टाइम पे तो जो एक्सेप्टर होगा वो डेबिट करेगा किसको? ठीक है? सो ऑप्शन बिल्स पेएबल विल बी करेक्ट आंसर। ओके, कैसे है? रिटायरमेंट हो रहा है, पहली बात देखिए, रिटायरमेंट हो रहा है और एक्सेप्टर की बात बोली जा रही है। एक होता है, देखिए, एक एक्सेप्ट करता है बिल को और दूसरा क्या करता है, बिल को लिखता है, ठीक है? हु राइट द बिल एंड हु एक्सेप्ट द बिल। एक बिल लिखेगा एंड एक बिल एक्सेप्ट करेगा। जो लिखता है वो होता है क्रेडिटर, ठीक है? जो लिखता है वो कौन होता है? क्रेडिटर। और जो एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है? वो होता है डेटर, ठीक है? जो लिखता है वो कौन है? वो क्रेडिटर है। क्रेडिटर इज नथिंग बट अ राइटर ऑफ बिल, ठीक है? और उसके बाद डेटर होता है और डेटर कौन होता है? एक्सेप्टर होता है। तो जो डेटर है उसके लिए क्या है? उसके लिए ये है पेएबल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट कंटेन। एक बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या कंटेन करना चाहिए? तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होना चाहिए? एन एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे, ठीक है? मतलब आपको पे करने का ऑर्डर होना चाहिए, तब वो बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता है, ठीक है? कि इस क्या बोलते हैं, बंदे को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, इस टाइप से चीजें उसमें रहती है। आई प्रॉमिस टू पे, इस टाइप से चीजें रहती हैं। अ चेक इज एक चेक क्या है? चेक बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज है, जिसमें आप लिखते हैं कि आई, है ना? उस पर आपका नाम रहता है बिल में, ऑर्डर टू पे, या फिर आप जिसको भी पे कर रहे हो, है ना? उसमें ये करते हो, फिर आप साइन कर देते हो। तो बेसिकली ये क्या है? एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज है। कई लोग इसको प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं, है ना? सोचते हैं, लेकिन प्रॉमिसरी नोट नहीं है। उसमें क्या रहता है? आई प्रॉमिस रहता है। आई प्रॉमिस रहता है। जब प्रॉमिस नहीं दे रहे हो, सिंपली एक एक तरह का ऑर्डर रहता है ना? पे करने का, है ना? तो एक्सेप्टेंस रहेगा, ऑर्डर रहेगा, वो सारी चीज़ें क्या होती है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज होती है। ओके, दैट्स इट। इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट क्या होता है? इंडोर्समेंट क्या होता है?
जब इंडोर्स, अपने नाम इसको बहुत सुना होगा, कॉमर्स में तो बहुत ज्यादा यूज होता है ये इंडोर्स। ठीक है, इंडोर्स बेसिकली क्या होता है, लीगली ट्रांसफरिंग योर राइट टू अदर, एक तरह से अपना राइट दूसरे को देना, ये होता है इंडोर्समेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बिल रिटर्न ऑन 29th जून 2011 फॉर, ये यहाँ पे डेट आप देखते हुए चलिएगा, 29th जून 2011 फॉर 3 मंथ, मेच्योरिटी डेट विल बी, मेच्योरिटी डेट क्या होगी? तो जैसे हमने कुछ देर पहले सीखा था, 29 लिख लीजिए, यहाँ पे जून लिख लीजिए, उसके बाद 29 जून के बाद क्या आता है, जुलाई, अगस्त, और तीसरा मंथ क्या होगा, सितंबर। ठीक है, तो सितंबर जो है 29 पे अगर अपन लेके चले, तो ये भी 29 29 29, 29 सितंबर के बाद अपन क्या करेंगे, 3 ग्रेस डेज लेंगे ना, ग्रेस डेज अपन लेंगे, तो 3 जो ग्रेस डेज रहेंगे उसको मिला के 29 के बाद 30, सितंबर कितने कितने दिनों का होता है, तो सितंबर जो होता है वो आपका 30 डेज का होता है। ठीक है, तो 30 डेज का आप ले लीजिए। अब से 30 डेज का आप लेंगे तो 29 के बाद 30 आएगा, फिर 2 दिन, मतलब 2 अक्टूबर पड़ेगा, सितंबर के बाद क्या पड़ता है, अक्टूबर। तो अक्टूबर, 2 अक्टूबर आपको सबको पता है कि ये नेशनल हॉलीडे है, गांधी जयंती जिसको बोलते हैं ना, गांधी जयंती, गांधी जयंती, तो ये नेशनल हॉलीडे है, तो आपका 1 अक्टूबर विल बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसफर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय द होल्डर टू एनी अदर पार्टी बिफोर इट्स ड्यू डेट इज कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं इंडोर्समेंट ऑफ बिल। ठीक है, आपको देना था पैसा किसी और को, तो आप क्या, आपने क्या, आपके पास पैसा नहीं था, तो आप क्या किया, बिल ऑफ एक्सचेंज जो आपके पास पड़ा हुआ था किसी और का, जिसको आपने जिस भी डेटर ने आपको दिया होगा, ठीक है, उसको आप क्या करते हो, अदर पार्टी को आप ट्रांसफर कर देते हो बिफोर इट्स ड्यू डेट, इट इज कॉल्ड इंडोर्समेंट ऑफ बिल। अपने राइट को दे देना, अपने राइट को अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था ना, लीगली, लीगली अपना राइट, राइट जो है ट्रांसफर करना, ट्रांसफर करना, ये क्या होता है, इंडोर्समेंट ऑफ बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ये कैलकुलेट कैसे की जाती है? तो सीओजीएस कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे सिंपल सा है कि आप ओपनिंग निकालेंगे, है ना, ओपनिंग स्टॉक, प्लस करेंगे परचेस, परचेस करेंगे माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब परचेस के साथ आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपके होते हैं, ठीक है, इसको भी आप प्लस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए क्लोजिंग स्टॉक, जो आपका बचेगा दैट इज नथिंग बट सीओ जीएस। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ये देखिए यहाँ पे है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो आंसर ए विल बी, क्वेश्चन ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। Question number 140 says that the value of asset usually shown in the balance sheet on the basis of, value of asset जो होता है वो usually किसके हिसाब से शो होता है? तो भाई ये हमारा जो कॉस्ट जो आपका होता है ना, किसी भी एसेट का जो कॉस्ट होता है, जो कि अभी बाकी है, रेस्ट कॉस्ट इसको बोल सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए, एक मशीन आपने खरीदी, आपने लेट सपोज 1 लाख की मशीन खरीदी, अब 1 लाख की मशीन पे आपने 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन दे दिया होगा, विच मीन्स वो अभी आपकी बुक वैल्यू कितनी है उसकी, 80,000, विच मीन्स 80,000 अभी अनएक्सपायर्ड है। ठीक है, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट है, इसी को आप लोग लिखते हैं बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, लॉस बाय फायर इज एन एग्जांपल ऑफ, लॉस बाय फायर जो है वो किसका एग्जांपल है? ये क्या रोज होता है? तो लॉस बाय फायर जो है वो एबनॉर्मल केस है। ठीक है, एक एबनॉर्मल केस होता है, ये रोज रोज नहीं होता है, हो गई गलती। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। 142, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट इज एन एग्जांपल ऑफ, जो डेप्रिसिएशन होता है फिक्स एसेट का, वो किस तरह का एग्जांपल है? तो ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है, क्योंकि जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट आती है मशीन की,
जो कॉस्ट है मशीन की, जो मशीन ने अपना दिया होगा, तो ये मशीन का जो कॉस्ट है उसमें, उसी के लिए ही आप क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली आपका क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंस होता है, एज एज सेम एज वेजेस, ठीक है, एज सेम एज सैलरी, ठीक है। वैसे ही मशीन को क्या दे देते हैं हम लोग उसको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ट्रेडिंग, नॉन ट्रेडिंग चार्जेस, नॉन ट्रेडिंग चार्जेस, ठीक है, कौन सा एक आपका नॉन ट्रेडिंग चार्ज है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर दिया आपने, ठीक है। क्या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके ट्रेड से, ट्रेड मींस क्या होता है, ट्रेड मतलब क्या होता है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेडिंग, तो ट्रेड मतलब क्या होता है, बिजनेस वाला, ठीक है, बिजनेस वाला खर्चा। तो बिजनेस वाला खर्चा कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को आपने राइट ऑफ कर दिया, ये भी आपके बिजनेस का पार्ट नहीं है, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू रिटर्न ऑफ, ठीक है, ये भी आपके बिजनेस का पार्ट, मतलब बिजनेस के रेगुलर बिजनेस का, ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये भी आपके रेगुलर का पार्ट नहीं है। तो सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है। जैसे कि ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग में ट्रेडिंग का जो एक्सपेंस होता है, ट्रेडिंग एक्सपेंस किसको बोलते हैं अपन, ट्रेडिंग एक्सपेंस बेसिकली होता है आपका सेल से रिलेटेड, आपके परचेज से रिलेटेड। इसमें जो भी खर्चा हो, चाहे सेल्स से हो, मार्केटिंग से हो, ठीक है, वेजेस पेमेंट करना हो, ठीक है, सैलरी पेमेंट करना हो, ये सारी चीजें जो होता है ना, ये सारी चीजें जो होती हैं, वो सारी की सारी चीजें आपके ट्रेडिंग एक्सपेंस होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आपके ट्रेडिंग एक्सपेंस होते हैं। बाकी के जो है वो आपके क्या बोलते हैं, नॉन ट्रेडिंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 141, सॉरी 144। सो 144, टोटल प्रॉफिट मींस, टोटल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। सो टोटल प्रॉफिट जो होता है वो आपका, जो भी आपने बिजनेस से अर्न किया, विच मींस टोटल रिवेन्यू, ठीक है, टोटल रिवेन्यू हो गया। उसके बाद जो टोटल आपने जो भी खर्चा किया होगा, विच मींस टोटल कॉस्ट टू अक्वायर दैट रिवेन्यू, दैट इज, दिस इज नथिंग बट योर टोटल प्रॉफिट। सो ये वाला ऑप्शन हमको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन बी में, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इफ गुड्स आर सोल्ड फॉर 2000 एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ये देखिए, 2000 रुपए का गुड्स है, उसको आपने बेचा है, मतलब ये इज, इट इज नथिंग बट x प्लस 25% इज इक्वल टू 2000। तो आपको ये x जानना है, ठीक है। दो तरीके हैं करने के, या तो आपको पता होगा कि 25% ऑन कॉस्ट कितना परसेंट ऑफ सेल होता है, ठीक है, तो भी आप कर लेंगे, ठीक है। सो जैसे मुझे पता है 25% ऑन कॉस्ट जो होता है वो 20% ऑन सेल होता है ना, ये आप याद कर सकते हैं बेसिकली। 20%, 25%, 50% जो होता है, इसका 33% होता है, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, 2000 का 20% आपका हो जाता है 400, और 400 को माइनस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 1600। तो 1600 ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैड डेट रिकवर्ड, जो बैड डेट रिकवर्ड होता है, ये बेसिकली अभी कुछ दिन पहले ये ईएमआरएस में अकाउंटेंट, ठीक है, अकाउंटेंट प्लस पीजीटी कॉमर्स, ये दोनों में ही पूछा गया है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई लोग को लगता होगा कि सर यहाँ पे तो बन जा रहा है, यहाँ पे बन जा रहा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इसकी एंट्री होती किस तरह से है और किस तरह से इसको किया जाएगा। बैड डेट रिकवर क्या है, क्या किया जाता है बैड डेट रिकवर के साथ। तो बैड डेट रिकवर को आप करते हैं क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बेसिकली बैड डेट रिकवर अकाउंट होता है, जो बैड डेट रिकवर अकाउंट, ठीक है, इसको आप, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस रहते हैं उसमें इनकम वाली साइड, ये इनकम वाली साइड होती हो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस की, और ये एक्सपेंस वाली साइड हो जाती है, इसमें सारे एक्सपेंस लिखते हैं। तो बैड डेट रिकवर इज नथिंग बट योर इनकम, तो यहाँ पे आप उसको लिखते हैं। अब दूसरा एक क्या बोलते हैं, एक आता है कि अगर उसमें अकाउंटेंट में पूछा गया था क्वेश्चन कि अगर बैड डेट रिकवर हुआ है और सीमा ने पैसे दिए, ठीक है, सीमा पेज, तो इसमें एंट्री क्या होगी। तो इसमें सिंपल जो एंट्री होगी ना, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट
डेबिट होगी टू बैड डेट रिकवर अकाउंट। ठीक है, क्या डेबिट किया जाएगा पूछेगा ना, तो क्या डेबिट करेंगे, तो कैश को डेबिट करेंगे। क्या क्रेडिट किया जाएगा, सो बैड डेट, ठीक है, रिकवर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 47। क्लोजिंग स्टॉक इज जनरली वैल्यूड एट। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो जनरली किस पे वैल्यू होता है? तो आप सबको पता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर में हम लोग उसको वैल्यू करते हैं। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शोन इन ट्रायल बैलेंस शुड बी शोन ऑन। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है ट्रायल बैलेंस में जो हम शो करते हैं उसको किस पे शो करना चाहिए? तो इसको हमको लायबिलिटी साइड में शो करना चाहिए, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होता है हमारी एक तरह की लायबिलिटी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा एक करेक्ट है, आपको एक करेक्ट निकालना है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट नॉन प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ठीक है, ये आपका होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। while preparing financial statement, if closing stock is given in the trial balance then it will be। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं और क्लोजिंग स्टॉक आपका गिवन है ट्रायल बैलेंस में, तो इससे होगा क्या? ठीक है, सो ऑप्शन बी, इट प्रेजेंटेड इन द ट्रायल बैलेंस शीट, इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट। ठीक है, क्या किया जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक को एज एन एसेट ट्रायल बैलेंस सॉरी बैलेंस शीट में आप शो करेंगे। Next question is question number 151. The amount spent to increase the earning capacity of business is। जो अमाउंट स्पेंड किया जाता है किसी भी फर्म की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने में, तो वो क्या कहलाता है? देखिए, अमाउंट को जब इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, मान के चलिए आपके प्रोडक्शन का यूनिट आप 1000 यूनिट जो है प्रोड्यूस करते थे पहले अपनी कंपनी में, और अब आपको चाहिए कि आप 500 यूनिट और प्रोड्यूस कर पाए, इसके लिए आप कोई एक्सपेंस कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो इसके लिए क्या क्या करते हैं, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, ट्रीट करेंगे। रीजन क्या है कि किसी भी प्रोडक्शन यूनिट को बढ़ाने के लिए आपको कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। जस्ट लाइक मशीनरी परचेस करनी पड़ती है। आप मजदूरों की संख्या को बढ़ा के तो आप उसका वो नहीं कर सकते, आप अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते, आपको मशीन चाहिए होगा, टूल्स चाहिए होंगे। तो जब ऐसा कभी भी काम किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, earned but not yet received income is treated as। अर्न कर लिया गया है, ठीक है, बट रिसीव नहीं हुआ है, इसको अक्रूड जो कंसेप्ट है उसके तहत अपन लेते हैं। अब जैसे कि अक्रू हो गया है मतलब आपने अर्न कर लिया है बट इनकम रिसीव नहीं हुई है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, अर्न अर्नड इनकम, है ना, ओके। सॉरी सॉरी, अर्न अर्न इनकम नहीं होता, ये मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, इसको उसको क्या बोलते हैं, अक्रूड इनकम, ओके। नेक्स्ट है 153, एडवांस मनी रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन फ्यूचर। तो एडवांस मनी रिसीव हो गई है ना, कस्टमर से सप्लाई करने के लिए गुड्स को फ्यूचर में, मतलब आपने उसको अर्न नहीं किया है अभी। ठीक है, अर्न नहीं किया है, तो आपने अभी क्योंकि अर्न नहीं किया है, इट इज अर्नड इनकम, ओके, ये एक अनअर्न्ड इनकम है। अब क्योंकि ये अनअर्न्ड है तो ये आपकी क्या हो जाती है, लायबिलिटी हो जाती है। तो लायबिलिटीज साइड में करंट एसेट में, एसेट्स में आप उसको शो करोगे, यानी सॉरी करंट लायबिलिटी में आप उसको शो करोगे, ओके। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर।
154 है, एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंस अफेक्ट। एक एडजस्टमेंट एंट्री प्रीपेड एक्सपेंस में क्या अफेक्ट करती है? सो एसेट एंड एक्सपेंस को अफेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम इज शोन एज, प्रीपेड जो इंश्योरेंस है ना प्रीमियम का, वो क्या शो करता है? तो प्रीपेड की आप देखिए, प्री जब भी होता है आपका एसेट हो जाता है। जब भी आपने किसी चीज को पहले पे कर दिया, क्या करता है? आपको एसेट बना देता है आपके लिए। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। 56 प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? ये आपकी एसेट, अगेन सेम क्वेश्चन हो गया। 57 है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल कौन सा है? तो इन चारों में इकलौता जो ऑप्शन डी है फर्नीचर, वो आपका एक कैपिटल होता है, कैपिटल एसेट होता है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एन कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्रिएट, सॉरी, ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये क्या क्रिएट करता है? तो ये सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करता है। ठीक है, आपने कोई कैपिटल एक्सपेंस कर दिया, लेकिन उसको आप शो कर रहे हो रेवेन्यू की तरह। ठीक है, वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159, under the net worth method, profit and loss is ascertained by the difference between, तो जो अंडर द नेट वर्थ मेथड होता है, नेट वर्थ मेथड में प्रॉफिट एंड लॉस असर्टेन किया जाता है। तो उसमें दो किन किन चीजों के बीच डिफरेंस निकाल के किया जाता है। तो ये जो होता है ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। कैपिटल ऑन टू डेट्स, मतलब इस पर्टिकुलर डेट को लाइक 31 3 2022 को आपका कैपिटल कितना था, और 31 3 2023 को आपका कैपिटल कितना था। लेट्स सपोज यहाँ पे आपका कैपिटल 100 था, और यहाँ पे आपका कैपिटल 110 हो गया, तो आपकी बेसिकली कैपिटल इंक्रीज कितनी हुई? 10 रुपीज। तो यही आपका नेटवर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 160, एन एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट, कौन सा एक इंटेंजिबल एसेट का एग्जांपल है? इंटेंजिबल एसेट बेसिकली क्या होते हैं? वो एसेट जो आपको दिखाई ना दे। ठीक है, विच इज इनटेंजिबल। तो इनटेंजिबल कौन से होते हैं? आपके पेटेंट होते हैं, आपके डिस्काउंट सॉरी आपके पेटेंट होते हैं, आपके ट्रेडमार्क होते हैं। ठीक है, ट्रेडमार्क्स, और उसके बाद आपके जो फ्रेंचाइजी होती है, फ्रेंचाइजीज होती है, वो सारी की सारी आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करें, 30% कंप्लीट हो गया है। मैं कोशिश करता हूँ कि 15 मिनट में आपको 30% दे दूँ। ठीक है, तो प्लीज लाइक द सेशन और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू। कल से हम लोग जो है वो अपना चालू करेंगे सेशन। तो कल से हम लोग जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको भी करेंगे, बिकॉज आज ही मेरा पेन टाइम आया हुआ है। तो आज ही इस पेन टाइम से हम लोग थोड़ा सा सीख रहे हैं कि किस तरह से इसको चलाएं। मैं बहुत ज़्यादा स्मूथ तो नहीं हूँ इसमें, बट फिर भी आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। कल से हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, तो हमने लास्ट टाइम 160 तक ये क्वेश्चन जो था कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 161 से। ठीक है, तो आज जो है ये क्वेश्चन नंबर 161 से लेकर 190 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। मेरी कोशिश ये रहती है कि जितना हो सके मैं करा दूं, लेकिन ये स्लाइड बनाना और बाकी चीज़ें जो होती है उसमें आपका टाइम थोड़ा सा लगता है। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन थोड़ा सा ये मेरे लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि मैं कहाँ तक इसको कंप्लीट करा सकूं। तो चलिए आज शुरू करते हैं आपका क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 161 इज ऑब्जेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज। दोस्तों अगर आप सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं प्लीज तो लाइक कर दीजिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, ना ही आपके पैसे लगने वाले ना कुछ। अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब दो चीज़ें करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है
और कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद ही है, नुकसान बिल्कुल नहीं है। चलिए, डीएसएसबी की जो तैयारी कर रहे हैं, डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं और क्वेश्चन का लेवल जो रहता है इजी टू मॉडरेट रहता है, उसी को लेके ही ये तैयारी हो रही है। कोई ये कमेंट ना करे कि जो लेवल है बहुत कम है, लेवल ऐसे ही आता है, क्वेश्चन के नंबर ज़्यादा रहते हैं। आपको क्विक माइंड जो क्विक इंटेलिजेंस जो होती है वो आपको शो करनी होती है डी ट्रिपल एस बी में। ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज, ठीक है, ये क्या होती है? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ओके, टू नो करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी एडजस्टमेंट एंट्री करते हो क्यों करते हो? ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट जानने के लिए, करेक्ट नेट प्रॉफिट जानने के लिए, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 162, a suit is pending against the firm in the court where it is shown in the final account। देखिए, सूट जो है वो आपके फाइल की गई है, लेकिन वो अभी तक प्रूफ नहीं हुई है। प्रूफ है ना, प्रूफ नहीं है उसका, सॉरी। ठीक है, तो प्रूफ नहीं है जब तक वो प्रूफ नहीं हो जाता, तब तक वो जो ये है वो आपके कंटिंजेंट है वो। ठीक है, कंटिंजेंट होगा। जो कंटिंजेंट है यानी संदिग्ध है, संदिग्ध जो होगा वो आपका क्या होता है, जो फुट नोट रहते हैं, है ना, जो आप बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो या फिर इसको अपन बोल सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप प्रिपेयर करते हो, उसके फुट नोट के नीचे जो रहता है, फुट नोट्स में इसको आप शो करते हो। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 163, लोन ऑन मॉर्गेज इज शोन एन, आपने लोन लिया है ना, मॉर्गेज वाला लोन है, मतलब कोई चीज गिरवी रख के लोन लिया है, वो आप कहाँ शो करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, लोन हम कहाँ शो करते हैं? लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, गुडविल किस तरह का अकाउंट है? तो गुडविल आपका इंटेंजिबल एसेट वाला अकाउंट होता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे मैं ट्रायल बैलेंस का जो मैं बार बार बता रहा था वो मैं बताऊंगा फिर से, क्योंकि मेरे पास पेन टैब अभी आया है तो थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगी। मैंने कुछ चीजें आपको शॉर्टकट बताई हुई है कि जब जब भी आपको एंट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन की जाए कि कोई पर्टिकुलर एंट्री डेबिट साइड में आती है, क्रेडिट साइड में आती है, किसका बैलेंस डेबिट होता है, किसका बैलेंस क्रेडिट होता है, तो कोई भी देखिए, कोई भी एसेट, ठीक है, या फिर इनकम, कोई भी एसेट या फिर इनकम, इनका बैलेंस जो रहता है हमेशा डेबिट रहता है। और किसी भी लाइबिलिटी, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, किसी भी एसेट और किसी भी एक्सपेंस का जो ये होता है, ये डेबिट होता है। AELIC इसका हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, AELIC ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे आप देखिए, किसी भी एसेट का, एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है, जबकि लाइबिलिटी, इनकम और जो आपकी कैपिटल है, कैपिटल इट इज ऑल्सो एन इंटरनल लाइबिलिटी। ओके, और इसको हम लोग बोल देते हैं एक्सटर्नल या फिर आउटसाइडर, है ना, आउटसाइडर बोल देते हैं, और इसको हम बोल देते हैं इंटरनल, है ना, ऐसे नाम से भी पूछा जाता है कभी कभी, याद रखना है। और जो भी इनकम है, इनकम मीन्स सेल्स हो गया आपका। ठीक है, इस टाइप की जो इनकम होती है, एडवांसेस हो गए, है ना, एडवांसेस जो आपने दिए हैं, है ना, और एडवांसेस जो आपको रिसीव हुए हैं वो आपके लाइबिलिटीज हो जाती हैं, है ना। सो जितने भी एडवांसेस हैं वो कहीं ना कहीं यहीं पे ही आते हैं। ओके, क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी। प्रिमिनरी एक्सपेंस बेसिकली होता क्या है, मैंने बार बार क्लियर किया है। प्रिमिनरी एक्सपेंस जो होते हैं वो जैसे कि एक कंपनी है, वो एक कंपनी जो बन रही है, बनने के पहले, ये कंपनी को कंपनी बनने के पहले ये प्री जो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस होते हैं, है ना, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस को ही हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं। ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं वो कहाँ शो होते हैं? फाइनल अकाउंट में। तो जो आपका एसेट है, ये पहली बात तो समझ लीजिए, ये आपका एसेट है, और एसेट साइड में वो बैलेंस क्या बोलते हैं, जो आपके करंट एसेट्स होते हैं, है ना, वहां पे ये मिसलेनियस, है ना, एक्सपेंस के नाम से शो होते हैं। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर।
ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट एसेट? देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट ये आपकी क्या है, लाइबिलिटी होती है। क्लोजिंग स्टॉक ये आपका क्या होता है, एसेट होता है, ठीक है। और डेटर जो होता है क्या है, ये भी आपका करंट एसेट होता है। बिल रिसीवेबल भी आपका करंट एसेट होता है, ठीक है। तो एक ही है जो लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस डन ऑन लॉन्चिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट आर ट्रीटेड एज। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, किसके लिए हुआ है, न्यू प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए हुआ है। ये आपका देखिए, ये आपका कैपिटल है कि आपका रेवेन्यू है, यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे। देखिए, कोई एक नया प्रोडक्ट है, मार्केट में आप लेके आ रहे हो, ये ब्रेड है ना, ये ब्रेड है, इसको मैं मार्केट में नया लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, न्यू लॉन्च कर रहा हूँ, न्यू लॉन्च कर रहा हूँ। अब जो इसकी सेल है, जो इसकी क्या है, सेल है, वो किस पे डिपेंड करेगी, मेरी न्यू एडवर्टीजमेंट पे, है ना। एक अलग तरह का एडवर्टाइजमेंट होगा बिल्कुल। तो ये जो न्यू एडवर्टाइजमेंट है, इसका फायदा मुझे कब तक मिलेगा, तो इसका फायदा मुझे हो सकता है 2 साल तक मिले, हो सकता है 3 साल तक मिले, हो सकता है कि इससे भी ज्यादा मिले, मतलब इससे भी लॉन्ग टर्म हो सकता है। लेकिन क्या मैं इसको कैपिटल बोलूंगा, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है। और एक्सपेंस कभी भी कैपिटल, मतलब जो एक्सपेंस होता है 100% एक्सपेंस, जिसमें आपका कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है, अल्टीमेटली कोई दिखने वाली चीज नहीं आ रही है। लेट सपोज मैंने एक मशीन खरीदी, है ना, ये एक घर खरीदा, एक घर खरीदा, इससे मुझे क्या मिल रही है, इससे मुझे उसकी लैंड मिल रही है ना, एक लैंड मिल रही है, और लैंड के साथ क्या मिल रही है, एक घर मिल रहा है, विच इज नथिंग बट कंस्ट्रक्शन, है ना, कंस्ट्रक्शन मिल रहा है। तो ये दोनों मिल रही है, मुझे दिखाई दे रही है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंस बोल देते हैं, है ना। लेकिन क्योंकि इस चीज में, इस एडवर्टीजमेंट में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये मात्र एक एक्सपेंस है। वैसे जैसे आपने चाय पिया, ठीक है, आप चाय पिए, चाय पीने के बाद में आपको कुछ नहीं मिला, जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन रहता है ना, ये इंटरनल रहता है, इंटरनल फैक्टर रहते हैं ये, इंटरनल फैक्टर होता है, और उसी इंटरनल फैक्टर का आपसे पैसा लिया जा रहा है। तो ये होता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब कोई एक खर्चा, कोई एक्सपेंस 1 साल से, ठीक है, 1 साल से ज्यादा, कोई रिवेन्यू एक्सपेंस, कोई रिवेन्यू एक्सपेंस एक्सपेंस आपका चलता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस अंडर इनकम्प्लीट अकाउंट रिकॉर्ड इज शोन थ्रू। फाइनेंशियल पोजीशन जो होता है कंपनी का अंडर इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड किस में शो होता है, तो आपका उसके लिए बनाया था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, याद रखने वाला बात है। इन अ सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, इन अ सिंगल एंट्री ऑफ सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम बोलने का मतलब एक सिंगल साइडेड एंट्री होती है उसमें, ओनली पर्सनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट आर प्रिपेयर्ड, ठीक है। द बैलेंस शीट ऑफ नॉन प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट कंटेन। भैया नॉन प्रॉफिट के पास एसेट होती है, हाँ बिल्कुल होती है। डेटर होते हैं। बिल्डिंग होती है, होते हैं। इसमें कोई इक्विटी नहीं होती। इक्विटी किसके पास होती है, जहां पे आपको प्रॉफिट वाली बात आ जाए, वहां पे आपकी इक्विटी होती है। ये जो होते हैं एनपीओ, है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, समाज सेवी होते हैं, ठीक है, समाज सेवी संगठन होते हैं। तो यहाँ पे इन लोग के पास अधिकार बोल लीजिए, है ना, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति वाला अधिकार जो रहता है इन लोग के पास नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज, क्या होता है, ये बेसिकली एक तरह का रियल अकाउंट होता है। एक तरह का आप बोल लीजिए, इट इज नथिंग बट कैश अकाउंट, या फिर इसको कैश एंड बैंक अकाउंट बोल लीजिए, ठीक है। एक तरह का कैश एंड बैंक अकाउंट का रिप्रेजेंटेशन है ये, और कुछ नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एनी डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज इज, मान लीजिए मुझे किसी से डोनेशन मिला, मेरे एक स्कूल बनाने के लिए, ठीक है, मैंने एक स्कूल बना दिया, ठीक है, एक स्कूल बना दिया, उसी के लिए मुझे डोनेशन मिला हुआ है। बना दिया तो ठीक है, सारा का सारा पैसा मैं कहाँ यूज करूंगा, ये स्कूल को बनाने में,
लेकिन अगर वो रह गया, वो पैसा रह गया, वो तो क्या होगा मेरे लिए, एक तरह की लायबिलिटी है। मुझे बनाना है, मुझे काम करना है, तो ये मेरी क्या है, लायबिलिटी हो जाएगी। अब लायबिलिटी क्या होती है, हमेशा लायबिलिटी साइड में दिखाई देती है। ओके, तो ये जो होता है डोनेशन रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पस क्या है आपका, तो ये बेसिकली आपका कैपिटल रिसीट है। जो कैपिटल रिसीट होती है जो कि मेरे लायबिलिटी साइड में, कहाँ पे वो दिखाई देती है, लायबिलिटी साइड में दिखाई देती है। तो क्या है पूछेगा, तो कैपिटल रिसीट होती है, कहाँ पे दिखाते हैं, तो लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। ओके, जैसे कि आप कैपिटल रिजर्व को दिखाते हैं ना, सेम चीज। सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड शुड बी, सैलरी आउटस्टैंडिंग है एट द एंड, वो क्या होता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, एडेड टू सैलरी एंड शोन ऑन एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इसके आगे और एक चीज बोल दे, इसमें दो चीजें ऐड है। तीसरा चीज, शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। एक और चीज इसमें ऐड हो गई, तो तीन चीजें होती है, तीन चीजें होती है। तो तीन चीजों में आप क्या 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 लिखेंगे, कि ये जो चीजें हैं सैलरी में ऐड की जाती है, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर साइड शो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और तीसरी चीज का अपन करते हैं लायबिलिटी साइड शो करते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो अ बैलेंस ऑफ, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो क्या शो करता है, तो वो जो आपका है, देखिए मैंने पहले बताया, रिसीट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है, ये आपका कैश अकाउंट या फिर कैश बैंक एंड कैश अकाउंट बोल सकते हो इसको, ये होता है, ठीक है। अब ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, ये होता है आपके अक्रूवल बेसिस पे, है ना। और ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, ये आपके होता है रिसीट बेसिस पे, रिसिप्ट बेसिस पे, या फिर इसको बोल सकते हैं कैश बेसिस, इसी को हम कैश बेसिस बोलते हैं। लेकिन जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात आती है, ये अक्रूवल बेसिस पे होता है, मतलब आपको पैसा मिला नहीं मिला फिर भी आप लिखोगे। तो इनका जो आखिरी वाला हिस्सा होता है, मतलब अगर ये ज्यादा हो गई, एक्सेस हो गई, है ना, इनकम ओवर एक्सपेंसेस, है ना, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, ये वाली बात अगर होती है, तब हमारा होता है सरप्लस। और एक्सपेंसेस, सॉरी, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम, ये जब होती है इसको अपन बोलते हैं डेफिसिट। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रिपेयर, किस केस में प्रिपेयर नहीं किया जाता, मतलब सॉरी, उसमें क्या प्रिपेयर नहीं किया जाता, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया जाता। अगेन, इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, दूसरा फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, फिर आखिरी में क्या बनता है, बैलेंस शीट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑन, देखिए अभी कुछ देर पहले बात करी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपका ईएमआरएस में पीजीटी एंड अकाउंटेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों में ही पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के लिए रख लीजिए इसको। विच ऑफ दीज बुक इज नॉट रिलेटेड टू नॉट नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, देखिए नॉन ट्रेडिंग मतलब जो सेल परचेस जैसी चीजों में इन्वॉल्व नहीं है, उनमें प्रिपेयर नहीं की जाती। कौन सी बुक, डोनेशन बुक, ठीक है। नॉट रिलेटेड टू नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, ठीक है। जो खुद ही डोनेशन बुक क्यों प्रिपेयर नहीं की जाती, है ना, आप मुझे चेक करके बताइए। अंडर फ्लक्चुएशन मेथड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज, दो टाइप के मेथड होते हैं, एक फिक्स होता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है, दूसरा होता है फ्लक्चुएशन
है ना। तो ये जो दो चीजें होती है, जब फिक्स वाली बात करते हैं तो फिक्स कैपिटल मेथड में दो चीजें होती है अगेन। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कैपिटल, और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यानी कि इसको अपन बोलते हैं करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, है ना। और इसमें फ्लक्चुएशन में केवल एक अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ये एक ही चीज बनती है, इसमें दो अकाउंट बनते हैं, पहला दूसरा। अब यहाँ पे पूछा क्या क्वेश्चन गया है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल क्या होता है, तो क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, मतलब फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएशन अकाउंट में क्योंकि दो अकाउंट तो बन नहीं रहे, तो यहाँ पे हो जाएगा। और अगर यही पूछता कि फिक्स में, इसके जगह अपन फिक्स्ड लगा देंगे, फिक्स्ड मेथड, तो यहाँ पे हो जाएगा ये इनके जो फिक्स्ड कैपिटल होते हैं, है ना, सॉरी करंट कैपिटल होते हैं, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, इसमें जाके हो जाएगा क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 179, इंटरेस्ट अलाउ ऑन पार्टनर्स लोन विल बी डेबिटेड टू। जो इंटरेस्ट अलाउ होता है पार्टनर लोन पे, वो डेबिट कहाँ होता है, तो ये होता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। ठीक है, क्योंकि एक तरह की इनकम हो जाती है, सॉरी एक तरह का एक्सपेंस हो जाता है फर्म के लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रिपेयर करते हैं, देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो चाहे लोन इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, ये आपका ये आपका हमेशा ही एक्सपेंस ही माना जाता है, एक्सपेंस ही काउंट होता है। और क्योंकि ये एक्सपेंस काउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही अपन क्रेडिट करते हैं। ठीक है, सॉरी डेबिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180, द वन सेकेंड, डेबिट करते हैं सॉरी, द रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज कॉल्ड। एक रिटर्न एग्रीमेंट है पार्टनर में, वो क्या है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है, आपको पता है, कंपनी के कंपनी के बाहर जो लोग हैं, है ना, आउटसाइडर है, आउटसाइडर से डील कैसे करेंगे, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताता है, उसके रूल बताता है। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के कंपनी के अंदर, है ना, इनसाइड द कंपनी, उसके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, या फिर कंपनी के जो वर्कर हैं, है ना, तो उन लोग के साथ डील कैसे करना है, ये बताती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये कंपनी के केस में भी मिलता है, पार्टनरशिप के केस में भी मिलता है। और पार्टनरशिप डीड जो होती है, ये पार्टनर के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन होता है, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सॉरी, है ना, तो ये साइन होता है, उसको अपन पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्वेश्चन 181, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू। पार्टनरशिप जो होता है वो इस एग्जिस्टेंस में कैसे आता है, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टनरशिप का, उसके थ्रू ये एग्जिस्टेंस में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल अकाउंट इज ओपन इन केस ऑफ, कैपिटल अकाउंट किस केस में ओपन किया जाता है, तो कैपिटल अकाउंट जो होता है पार्टनरशिप ऑफ बिजनेस में ओपन किया जाता है। ठीक है, इन इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म इज क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एन। जब आप कोई रूल नहीं है, कोई डीड आपने नहीं बनाई, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने नहीं करा, तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन अगर कोई काम चल रहा था, इसमें प्रॉफिट हो गया, तो इसको पार्टनर के कैपिटल में कैसे करेंगे, तो हमको पता है इक्वल प्रोपोर्शन में अपन करेंगे। कुछ और रूल होते हैं कि अगर कोई डीड नहीं है, डीड नहीं है ना, डीड नहीं है, तो क्या करेंगे, पहली चीज जो आपको करनी है ना, पहली चीज आपको करनी है, प्रॉफिट इक्वली डिवाइड होगा, है ना, जो इस क्वेश्चन में है। दूसरा जो है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, वो उस पे आप 6% पर एनम का आप इंटरेस्ट दोगे।
थर्ड चीज जो है वो ये होगा कि किसी भी पार्टनर को सैलरी, कमीशन और बाकी चीजें, बाकी जो उनके प्रॉफिट से अलग कुछ है वो उनको नहीं मिलेगा। ओके, ये सारी चीजें बेसिक रूल्स हैं। नेक्स्ट 184, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट इज द रूल फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो एब्सेंस बोल रहे हैं, एब्सेंस में जैसे कुछ देर पहले बताया ये चीज में अपन भूल गए थे, तो नो इंटरेस्ट इज चार्ज, ठीक है, कुछ चार्ज नहीं होता। द इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट what percent per annum is to be allowed to the partner for advances loan given assume that partnership deed stays silent। stays silent बोलने का मतलब absent, ठीक है, absent of partnership deed। इसमें अभी कुछ देर पहले बताया 6% per annum के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। which of the following is prepared for distribution of profit among the partners। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपन बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट क्रेडिटेड टू, कहां पे क्रेडिट किया जाता है, ठीक है, तो बेसिकली ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रिएट किया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में जान लीजिए। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है यहाँ पे क्या होता है, दो साइड्स होते हैं। यहाँ पे जो डेबिट होता है और ये क्रेडिट होता है। जब एसेट की वैल्यू गिरती है, एसेट की वैल्यू गिर रही है, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, और क्रेडिट साइड में क्या होता है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है और लायबिलिटी की वैल्यू गिर रही है। इस तरह से आप एंट्री करते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट का यही एक सार है। इससे ज्यादा रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ होता नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है हम प्रिपेयर कब करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट तब प्रिपेयर करते हैं जब कोई पार्टनर एक नया आता है या छोड़ के चला जाता है, उस पर्टिकुलर केस में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर एनी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज क्रिएटेड टू। अगर एक बंदा है ना, वो नया आया है, अब एक बिल्डिंग है ना, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब ये कहाँ जाएगा, सीधी सी बात, अभी कुछ देर पहले पढ़ा अपन ने, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, है ना। तो यही पूछ रहा है, क्वेश्चन हमारा यही था, सेम क्वेश्चन रिपीट किया है। ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिटेड टू। इंक्रीज डेबिट कहाँ होगा, इंक्रीज डेबिट होगा कहाँ पे, एसेट अकाउंट पे, क्योंकि एसेट का जो इंक्रीज होता है वो डेबिट होता है। एक यहाँ पे वो अपन को अकाउंट दिया नहीं गया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है, एसेट क्रेडिट होता है, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट क्रेडिट होता है। अगर बढ़ रहा है तो, कम हो रहा है तो डेबिट होगा। ओके, और डेबिट कहाँ होता है एसेट, वो एसेट अकाउंट में डेबिट होता है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ऑन रिवैल्यूएशन विल बी बोर्न बाय। अगर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हो रहा है रिवैल्यूएशन में, वो कौन बोर्न करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, पुरानी चीज, तो पुराने लोग, ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर विल बियर ऑल द थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 90 तक कंप्लीट हो चुका है, 30 क्वेश्चन हमने आज भी कर लिए। तो थैंक यू फॉर द सेशन, प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो कल हमने 190 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 191 से 220 तक। लेकिन इसके पहले मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी आपका डाउट होगा, आप प्लीज जेन्युइनली आप पूछिए, और पूछने के बाद अगर आपको लगता है तो आप प्लीज मुझे बताइए। रीजन ये है कि मुझे एक जेन्युइन कमेंट जो आ रहा है वो नहीं आ रहा है मेरे पास। जेन्युइन कमेंट मुझे चाहिए, और प्लीज अगर आपके पास है जेन्युइन कमेंट, आपके पास जेन्युइन डाउट्स हैं, तो आप प्लीज पूछिए, क्योंकि
आप पूछते हैं तब जाके मैं उसको और अच्छे से प्रेज़ेंट कर पाता हूँ, ठीक है? तो जहाँ तक आप करोगे, वहाँ तक मैं भी करूँगा। आप अगर आगे बढ़ोगे, मैं भी आगे बढ़ूँगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ लाइक द सेशन, शेयर द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके? थैंक यू सो मच। चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं। आज का क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन जो है वो है कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर एक पार्टनरशिप फर्म नई बन रही है, रिकंस्टिट्यूट हो रही है, मतलब जैसे कि ए बी सी थे, अब सी छोड़ के चला गया, है ना, या फिर एक नया पार्टनर डी आ गया, किसी भी केस में पार्टनरशिप फर्म जो होती है, सॉरी पार्टनरशिप जो होती है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी right answer. The profit sharing ratio of ABC is 1 by 2, 1 is to 2, okay, 2 by 5 and 110. A है, B है, C है, तो इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1 by 2, 2 by 5 और 1 by 10. आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए, रिमेनिंग पार्टनर रेशियो विल बी, कितना होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो अभी आपके पास ये है, आपको इक्वल कर लेना है। तो इक्वल करने के लिए पहले आप क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। बाकी एलसीएम मैं नहीं निकालूंगा, मैं तो 10 कर लूंगा, मेरे को 10 दिख रहा है यहाँ पे, तो सबको मैं 10 कर लूंगा। तो 10 करने के लिए क्या करेंगे, 2 5 जो होता है, तो इंटू 5, तो यहाँ भी इंटू 5 विच मीन्स 5 बाई 10। यहाँ भी 5, सॉरी यहाँ भी, यहाँ 2 होगा, 5 इंटू 2 10, यहाँ भी 2 होगा विच मीन्स 4 बाई 10, और ये तो 1 बाई 10 है ही। ओके, सो द रेशियो विल बी 5:4:1। अब ये बोल रहे हैं भाई साहब कि ए रिटायरमेंट हो रहा है ना, ए का रिटायरमेंट हो रहा है, तो बी और सी बचेंगे, तो उन लोग का रेशियो कितना होगा। तो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो जो इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो इन लोग का जो ऑप्शन रहेगा, ये जो लास्ट है, आपको कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना, 4:1 जो है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगर इसमें बोला रहता है कि बी ने ज्यादा शेयर लिया या सी ने ज्यादा शेयर लिया, उस पर्टिकुलर केस में हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता जब डिफरेंट डिफरेंट प्रॉफिट ये लोग लेते ए से। ठीक है, फिलहाल ये लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो जो ऑप्शन आपका रेशियो में रहेगा, बस यही आपको निकालना रहेगा, विच इज 4:1। क्वेश्चन नंबर 193, ड्यू टू रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर, है ना, एक पार्टनर है, उसका रिटायरमेंट हो जाता है या फिर डेथ हो जाती है, तो क्या होता है। तो बेसिकली जो पार्टनरशिप होती है वो डिसॉल्व होती है ना। यहाँ पे एक वो जो बात है, जो ऑप्शन 2 है, इसमें पार्टनरशिप फर्म बोल रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। फर्म कब डिसॉल्व होती है, जब एक कंपनी या एक फर्म जो होती है, ये घर है, जब घर के सभी भाई अलग हो जाते हैं, बोल रहे हैं भैया कि मैं दूसरा घर बनाऊंगा, ये वाला घर तोड़वाओ, इस घर में, ये जो घर है इसमें हम 2 घर बनाएंगे, मतलब तुम्हारा घर अलग होगा, मेरा घर अलग होगा। उस पर्टिकुलर केस में हम बोलते हैं कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है। लेकिन किसी के रिटायरमेंट या किसी के डेथ के केस में या फिर किसी के एडमिशन के केस में पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होता। ABC share profit and losses in the ratio of 3:2:1. What will be the new profit sharing ratio of A and C if B retires from the business? ठीक है, ABC का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। क्या नया रेशियो होगा उन लोग का, ए बी का, जब बी, सॉरी ए और सी का, जब बी रिटायर करेगा बिजनेस से। सो ये 3:2:1 है ना, और इसमें भी कोई सेम केस है, कुछ नहीं बोल रहा है। ये भी ट्रिपल एस बी में आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ट्रिपल एस बी में आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, डी ट्रिपल एस बी, इसको आप समझ लीजिए कि ये ऐसा एग्जाम है जिसमें आपके इंस्टेंट मेमोरी को, है ना, देखा जाता है। इंस्टेंट मेमोरी जो होती है आपकी, वो चेक करी जाती है, जो कि एक टीचर के पास बहुत ही जरूरी मेमोरी होती है। ठीक है, एक टीचर के लिए जो बेस्ट मेमोरी होती है वो होती है इंस्टेंट मेमोरी। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन देखने को नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है,
यहाँ पे बी रिटायर हो रहा है तो बी को कर दीजिए गायब। अब बचा 3 और 1, तो ए है 3 और सी है 1, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 195, पार्टनरशिप फर्म विल नॉट बी कंपल्सरीली डिसॉल्व बाय कोर्ट इन केस, कौन से केस में कंपल्सरी डिसॉल्यूशन नहीं होता? सो परसिस्टेंस ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, भैया एग्रीमेंट ब्रीच करोगे तो कंपल्सरी होगा, है ना, तो ये तो होता है। बिजनेस बिकम इलीगल, अरे भाई तुम ड्रग्स बेच रहे हो तो फिर खत्म हो तुम, कोर्ट तो बोलेगा तुरंत बंद करो। कंटिन्यूअस ह्यूज लॉसेस, लगातार लॉस बियर कर रहे हो, तुम कर क्या रहे हो भाई, बिजनेस कर रहे हो कि अपना नुकसान कर रहे हो, तो इसमें भी कोर्ट बोलता है कि तुम बंद कर लो। लेकिन एक बंदा रिटायर हो गया, है ना, एक बंदा रिटायर हो गया, अब 3 थे, 2 बच गए, तो इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट नहीं बोलता तुमको कि तुम बिजनेस बंद कर लो, ठीक है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइड द सेटलमेंट ऑफ एसेट। तो सेटलमेंट ऑफ एसेट जब भी आप देखो इसको आप याद रख लो, सेटलमेंट ऑफ एसेट जो होता है बिटवीन द पार्टनर्स, ये आपका 48 में होता है सेक्शन, ठीक है, याद रख लेना, सेक्शन 48। अब इसको लिख लो अपने नोट में, ये है सेटलमेंट, सेटलमेंट ऑफ एसेट, ठीक है, अच्छे से लिखो, नोट्स बनाओ, और यही काम आने वाला है आपकी इंस्टेंट मेमोरी में। When the partnership firm is dissolved, the following account is opened in the book of firm। अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है, देखिए यहाँ पे बात है फर्म डिसॉल्व हो रही है, फर्म डिसॉल्व होती है, तो जब फर्म डिसॉल्व होती है, जब एक फर्म डिसॉल्व होती है, तब सारे एसेट को बेचा जाता है, मतलब सेल किया जाता है, और लायबिलिटी को पे किया जाता है। जो एसेट को सेल किया जाता है इसको अपन बोलते हैं रियलाइज करना, है ना, और रियलाइज के लिए क्या अकाउंट बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ये आपकी यूपी टीजीटी कॉमर्स में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज, एक फर्म डिसॉल्व हो रहा है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या होती है, मैंने आपको बताया हुआ था, जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट जब आप बनाएंगे तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पे सारे एसेट लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं लायबिलिटी, और जब लायबिलिटी को पे करते हैं तो वो यहाँ पे आता है पे लायबिलिटी, और जो एसेट को पे करते हैं उसको अपन यहाँ एसेट से रियलाइज होता है सेल ऑफ एसेट, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो अभी ये पूछ रहा है कि डिसोल्यूशन हुआ फर्म का, एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, मतलब वो लायबिलिटी यहाँ पे नहीं आई, लेकिन हमको तो पे तो करेंगे, पे करेंगे तो क्या रिलेशन अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, ये भी आपकी यूपी पीजीटी का है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं भाई पीजीटी एग्जाम में, बहुत डरने वाली बात नहीं है। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इट्स एसेट आर ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट एट, जब फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो एसेट रिलेशन अकाउंट में कैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, तो ये बुक वैल्यू में ट्रांसफर किए जाते हैं। जब रिलेशन अकाउंट बनाते हैं, जैसे मैंने बताया, रिलेशन अकाउंट बनाओगे तो इसमें जो एसेट ट्रांसफर करोगे, एसेट लिखोगे, इसको आप बुक वैल्यू पे लिखोगे, ठीक है, बुक वैल्यू पे लिखोगे। लेकिन जब रियलाइज होंगे तो रियलाइज होंगे तो मार्केट वैल्यू पे या जैसे भी रियलाइज होंगे, ठीक है। रियलाइज होने का वैल्यू तो वो होगा जिसमें आप सेल करोगे, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो लिखने वाला केस है डेबिट में, ये कैसे लिखते हैं अपन, बुक वैल्यू पे लिखते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, किस रेशियो में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है रियलाइजेशन पे, रियलाइजेशन मतलब फाइनल बात हो रही है यहाँ पे, तो ट्रांसफर होगी पार्टनर के कैपिटल में, किस में होगी, तो भैया जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उस पे होगी, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर।
व्हेन शेयर, देखो कंपनी में आ गए अपन, ठीक है, पार्टनरशिप अपन ने खत्म कर लिया, एमसीक्यू खत्म कर लिया पार्टनरशिप का, अपन पहुंच गए कंपनी में। अगर शेयर फॉरफिट होते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा। किससे? अगर फॉरफिट कर रहे हो तो यहां पे देखिए, जब शेयर आप फॉरफिट करते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज अपने एंट्री क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट जो है आपका, आपको मिला होगा पहले पैसा, है ना, तो सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट होगा। और सेम चीज जब आप इसको फॉरफिट करते हैं तो कॉल्ड अप अमाउंट जो रहता है उससे आप उसको ये करते हो, ठीक है, ठीक है, कॉल्ड अप अमाउंट से आप उसको डेबिट करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 202, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट, कौन सा एक कंपनी के बैलेंस शीट में नहीं शो करते हैं, ठीक है। तो जो रिजर्व कैपिटल आपका होता है वो आप कंपनी के बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं। कैपिटल रिजर्व शो करते हैं भैया, ठीक है, मैं बता रहा हूं पहले, कैपिटल रिजर्व जो है आप शो करते हैं, रिजर्व कैपिटल आप शो नहीं करते हैं। कैसे शो नहीं करते हैं? एग्जांपल ले लीजिए, रिजर्व कैपिटल होता क्या है, कैपिटल का वो पार्ट, कैपिटल का वो पार्ट जो आप वाइंडिंग अप के टाइम में मंगाएंगे, ठीक है, वाइंडिंग अप जब करेंगे कंपनी का तब आप मांगेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपके एनवीएस में 2022 में आया हुआ है, ठीक है, उसके बाद ये आपके ईएमआरएस में आया हुआ है, ठीक है। मैंने एक डीएवी का एग्जाम दिया हुआ था, है ना, जो लोकली कंडक्ट होता है उसमें भी आता है, ये बार बार पूछा जाता है। ये आपके डी ट्रिपल एस बी में भी कई बार पूछा गया है। ये आपके यूपी पीजीटी में भी पूछा गया है। मतलब ये क्वेश्चन समझ लीजिए, ये केवीएस में भी पूछा गया है, अगर मैं कुछ छोड़ रहा हूं तो भी आप समझ लीजिए सब जगह पूछता है भाई, याद रखना, ठीक है। जो रिजर्व कैपिटल होता है वो होता क्या है, इसको कैपिटल बैलेंस शीट में नहीं लिखते अपन, ऑथराइज्ड कैपिटल आता है ऊपर में लिखते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर क्या नहीं है, ठीक है, वो फिक्स नहीं है भैया। जैसे कि प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में क्या निकालते हैं, ईपीएस निकालते हैं, अर्निंग पर शेयर निकालते हैं। तो ये किसी साल कुछ और रह सकता है, लेट सपोज 100 रुपए था, नेक्स्ट ईयर ये 110 भी हो सकता है। ये आपके प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। और प्रॉफिट अगर आपका हर साल डिसाइडेड रहता है, इसको प्रॉफिट नहीं बोलते, इसको सैलरी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो हर साल अलग अलग होता है, सैलरी हमारी फिक्स रहती है लेकिन प्रॉफिट ऊपर नीचे होता है। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर इज शोन इन, अगर प्रीमियम रिसीव कर रहे हो इशू ऑफ शेयर पे तो वो कहाँ शो होता है, तो ऑप्शन आपका है डी, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। प्रीमियम रिसीव हो रहा है इशू ऑफ शेयर पे, ओके। तो ये आपके पर्टिकुलर किस उसमें आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, इस नाम से आप अकाउंट खोलते हैं और उसको लिखते कहाँ पे है, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ओनर्स कैपिटल इंक्लूड, ओनर की कैपिटल क्या इंक्लूड करती है, तो ओनर की कैपिटल जो होती है इक्विटी शेयर इंक्लूड करती है। बाकी जो आपका कैश है, स्टॉक है, बैंक है, ये सारी जो चीजें हैं ये आपकी कंपनी की है, ठीक है। और हमको सबको पता है कि जो कंपनी होता है ये एक अननेचुरल, ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पर्सन इसको बोलते हैं, ओके, क्लियर। द अंडरराइटर हैज टू टेक अप, एक अंडरराइटर जो होता है वो क्या लेता है, तो उसका भैया एग्रीड पोर्शन ऑफ अनसब्सक्राइब्ड पार्ट। जैसे कि एक अंडरराइटर होता क्या है, अंडरराइटर वो पर्सन होता है, अंडरराइटर वो पर्सन होता है जो किसी केस में
जैसे कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे, तो वो अगर वो पब्लिक को देगी, वो पब्लिक को अगर देती है डायरेक्ट, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि बहुत सारे लोग सोच में पड़े रहते हैं, तो वो लोग खरीद नहीं पाते विद इन टाइम। तो ये क्या बोलता है कंपनी कि एक काम करता हूँ मैं इसको अंडरराइटर को देता हूँ। अंडरराइटर क्या करते हैं, अंडरराइटर लोग इसको सेल करते हैं अपने क्लाइंट्स को, ठीक है? क्लाइंट्स को सेल करते हैं और क्लाइंट्स अगर नहीं खरीद पाए, लेट्स सपोज 80,000 क्लाइंट ने खरीदे, 20,000 बच गया, तो इसको कौन खरीदेगा? इसको खरीदते हैं अंडरराइटर, ठीक है? तो ये एग्रीड पोर्शन ऑफ अनसब्सक्राइब्ड पार्ट जो होते हैं, वो ले लेते हैं। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द अमाउंट रिसीव्ड इज एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ट्रांसफर टू। अमाउंट जो रिसीव होता है, फेस वैल्यू लेट सपोज 100 रुपए है और मुझे 120 रुपए रिसीव हुए, विच मीन्स जो 20 रुपए जो रिसीव हुआ वो मेरा क्या है, तो ये मेरा होता है शेयर प्रीमियम। ओके, इसको अपन बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेफ्ट ऑन फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू। अगर फॉरफिटेड अकाउंट आप बनाते हैं, उसका ये होता है क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे, तो इसको अपन कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कि उसको अपन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। द इफेक्ट ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर इज द सेम एज ऑफ शेयर फॉर फीचर। ठीक है, सरेंडर ऑफ शेयर का इफेक्ट जो होता है वो कैसे होता है, फॉर फीचर ऑफ शेयर के जैसा। डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन, डिविडेंड किस पे पे होते हैं, पेड अप कैपिटल पे। ये अभी आपके ईएमआरएस में पूछा गया था, ठीक है, ईएमआरएस 2022 में पूछा गया है। शेयर कैन बी फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिट किए जाते हैं फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। अगर आपके पास कॉल मनी रिसीव नहीं हुई है तो शेयर फॉरफिटेड होते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज्ड फॉर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज किया जा सकता है किसके लिए, सो मीटिंग द कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पे चीज मैं बताना चाहूंगा, एक मेरे को प्यारा सा कमेंट आया था मेरे भाई का। मेरे भाई ने बोला कि भैया आप जो होते हैं कि ये जो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ऐसे क्यों नहीं बताते हो। तो मैंने बोला कि देखो भाई, मेहनत तो मैं भी वही वैसी करता हूँ, मेहनत मैंने भी पूरी स्लाइड बनाने में मेहनत मैंने पूरी करी है, लेकिन मैं आपका टाइम पास नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे टाइम पास बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। आपको भी मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप जो आंसर है ना उस पे स्टिक करो। जब आप 3-4 जो वो देखते हो ना, 3-4 ऑप्शंस देखते हो, तो आप अपना दिमाग खराब करते हो, कुछ नहीं करते आप अपना केवल दिमाग खराब कर रहे हो। दिमाग खराब करोगे तो गलत आंसर भी आपको याद आने लगेंगे। आपका माइंड जो होता है वो ऐसे केमिकल से बना होता है, समझ लीजिए, जो सही चीज़ों को या गलत चीज़ों को नहीं देखता, वो केवल अडॉप्ट करता है। अगर आप गलत चीज़ों को भी पढ़ते जाएँगे तो फिर वो भी अडॉप्ट करेगा वो। दैट्स व्हाई मैं कभी भी ऑप्शन सारे नहीं पढ़ता। अगर आपको लगता है कि सारे ऑप्शन पढ़े जाने चाहिए, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं सारे ऑप्शन पढ़ के आपको बता दूँगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू कंपनी कैन नॉट इश्यू इट्स शेयर। एक कंपनी इश्यू नहीं कर सकती अपने शेयर, किस पे? तो ऑप्शन है ये जो है डिस्काउंट पे। अच्छा, यहाँ पे एक नया टर्म दिया हुआ न्यू कंपनी। भाई कोई भी कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती। कोई भी कंपनी अपने फ्रेश शेयर डिस्काउंट पे कैन नॉट इशू एट डिस्काउंट, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, और नई कंपनी हो पुरानी कंपनी हो डजेंट मैटर। ठीक है, अब पुरानी कंपनी जो होती है ओल्ड फर्म होती है, ओल्ड फर्म होती है या कंपनी बोल लो इसी को। ठीक है, ओल्ड कंपनी जो होती है इनके पास क्या होते हैं, कुछ शेयर होते हैं जो फोरफिटेड होते हैं, फोरफिटेड होते हैं। अब फोरफिटेड शेयर है, अब फोरफिटेड शेयर को क्या करते हैं लोग, री इशू करते हैं। ठीक है, री इशू करते हैं। अब री इशू को डिस्काउंट कर सकते हो आप, री इशू को डिस्काउंट कर सकते हैं आप, लेकिन फ्रेश इशू को, तो फ्रेश इशू है, इट कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल इन एडवांस
कॉल इन एडवांस जो है वो क्या है? तो ये बेसिकली एक लायबिलिटी होती है भाई। मतलब आपको एक अर्न अर्न्ड सॉरी अर्न अर्न्ड इनकम मिल गई है, ठीक है? तो ऐसे इनकम जिसको आपने अर्न नहीं किया है वो आपकी हमेशा क्या होती है? लायबिलिटी होती है। किसी भी तरह का एडवांस व्हिच इज एडवांस व्हिच आर रिसीव्ड आर सेम एज लायबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज और एन, ठीक है, इज ए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो होते हैं वो आपके फिक्टिशियस एसेट होते हैं। इसको हम करंट एसेट के साइड लिखते हैं और कैसे लिखते हैं? मिसलेनियस एसेट में, सॉरी मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम से ये हमारे करंट एसेट में आते हैं। लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि मिसलेनियस एक्सपेंस लिखा होता है। ओके, दैट्स व्हाई लोग कंफ्यूज होते हैं, अदरवाइज ऐसे कंफ्यूज होने वाली कंफ्यूज होने वाली बात इसमें नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 216, uncalled amount on share which can be called only at the time of company's liquidation is called। अभी मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया हुआ था। It is named the term is named as reserve capital। The next question is, share of a company are forfeited if, एक कंपनी के शेयर होते हैं फॉरफिट किए जाते हैं कब? एंड सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी और बोथ आर अनपेड। अनपेड कॉल्स आर, जो अनपेड कॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं? सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज डेबिटेड टू। जो डिस्काउंट अलाउ किए जाते हैं रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर पे, वो डेबिट कहाँ किए जाते हैं? सो ऑप्शन सी, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 220, it is the last question of the day। Okay, and through that I'm requesting you again, please comment how the session was। Okay, and please subscribe the channel and like the video and share if you have good friends। Okay, thank you। The answer will be fully paid। शेयर वारंट क्या होता है? फुली पेड के लिए इशू किया जाता है। लेट्स सपोज अ शेयर विच इज नॉट फुली पेड, 90% आपने पे करा हुआ है, 10% आपका रिजर्व कैपिटल बना हुआ है। ठीक है, उस पर्टिकुलर केस में आपको ये शेयर वारंट नहीं मिलता है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। हाय फ्रेंड्स, तो हमने लास्ट टाइम जो किया हुआ था 220 तक क्वेश्चन किया हुआ था उस पीपीटी में। इसके एडिंग में अपन ने एनवीएस का भी करा हुआ था, तो दोनों मिला के अपन ने ऑलमोस्ट 300 कंप्लीट कर लिया था। तो आज जो करेंगे, आज हम 20 क्वेश्चन ही करेंगे। जो प्रीवियस जो हमारे वीडियोस थे उसका जो रिस्पॉन्स था वो उतना अच्छा नहीं था। पता नहीं क्यों, शायद बहुत कम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई, आई डोंट नो। Okay, so question number 221, which of the following is not included in the memorandum of association? कौन सा एक memorandum of association में नहीं आता है? तो ऑप्शन बी, jurisdiction clause जो होता है वो आपके memorandum of association में नहीं आता है। इसके बजाय प्लेस क्लाउज जो होता है वो आता है। ठीक है, आपको jurisdiction लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, प्लेस क्लाउज आप लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आज का, Which of the following is not included in memorandum of association? कौन सा एक memorandum of association में नहीं लिखा जाता? सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया मैंने, सॉरी इसके लिए। इसके लिए मैं बोलूँगा कि लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि ये व्यूज़ आते हैं लेकिन लाइक नहीं होते। मतलब जो देख रहे हैं वीडियो, प्लीज़ लाइक कीजिए, है ना, ताकि मुझे कम से कम ये फील हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई जोक्स या बाकी फालतू की चीज़ें अपलोड नहीं कर रहा हूँ, काम की चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ, तो इसमें लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है।
ठीक है। आप हमारे चैनल में भी जुड़ सकते हैं टेलीग्राम में, ज़्यादा बड़ा चैनल नहीं है। इसलिए आपको जो आंसर करने हो मतलब आंसर मिलने हैं वो बहुत जल्दी मिल जाते हैं, ठीक है, बाकी चैनल के मुकाबले। सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपकी इच्छा है कि आप भविष्य में भी तैयारी करते रहेंगे। ये चैनल पूरी तरह से फ्री है, भविष्य में भी इसमें कोई पैसा लगने वाला नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट किस टाइप का अकाउंट होता है? तो शेयर अलॉटमेंट जो होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को होता है, ठीक है, तो ये एक तरह का पर्सनल अकाउंट होता है। ओके, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं रहती। शेयर वारंट अकाउंट भी पूछ दिया जाता है, शेयर वारंट अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है? तो शेयर वारंट भी जो इशू होता है वो एक पर्टिकुलर पर्सन को होता है, सो दैट्स वाई वो भी पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। एक्सपेंस अकाउंट जितने भी होते हैं जहां पे आपको लगे कि एक्सपेंस हो रहा है वो सारे नॉमिनल अकाउंट होंगे। रियल अकाउंट वो होते हैं जो कि रियल होते हैं, मशीनरी अकाउंट्स हो गया, आपके शेयर कैपिटल अकाउंट भी आपके रियल अकाउंट में आते हैं जस्ट बिकॉज वो एक तरह के एसेट होते हैं आपके कंपनी के, ठीक है। नेक्स्ट है रिडम्पशन, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड व्हेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आर नॉट अवेलेबल। प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल हो गए हैं, अब वो रिडीम किए जा सकते हैं जब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ना हो। तो कहाँ से? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इक्विटी शेयर के आप इशू कर सकते हैं और इशू करके फिर उससे आप जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उसको रिडीम कर सकते हैं, ठीक है। डिवेंचर से नहीं कर सकते, डिवेंचर से आप नहीं कर सकते। आप लोन लेके किसी शेयर को रिडीम करेंगे ऐसा कंपनीज एक्ट आपको नहीं बोलता। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है आपका, ठीक है, वो एक तरह का ऑप्शन नहीं है। आप मतलब इससे आपके इक्विटी शेयर होल्डर लोग खुश नहीं होंगे, ठीक है, कि आप अपने अर्निंग सोर्स को खत्म कर रहे हैं, है ना। बाई टेकिंग ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक, ये तरह सेम आपका जो ऑप्शन ए था इशू ऑफ डिवेंचर, वही वाला ऑप्शन हो गया कि आप लोन लेके कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है, ऑप्शन याद रखिए। बॉन्ड्स नॉट कैरिड एनी इन्वेस्ट इंटरेस्ट आर नोन एज, ऐसा बॉन्ड जिसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है उसको सीधी सीधी बात है जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। इनमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, नॉर्मली ये डिस्काउंट पे इशू होते हैं, तो जितना आपने खरीदा है ना, उतना ही पैसे आपको वापस मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कॉन्टेस्ट ऑफ डिवेंचर, कौन सा एक डिवेंचर के लिए सही तथ्य नहीं है? तो ऑप्शन ए इज इट इज एन ओनर्स कैपिटल, नहीं, ये ऑनर की कैपिटल नहीं होती, ऑनर की कैपिटल को अपन कैपिटल बोलते हैं सिंपली, या इक्विटी शेयर बोल देते हैं, ठीक है। इट में बी रिडीम थ्रू सिंकिंग फंड, हाँ बिल्कुल सिंकिंग फंड से इसको रिडीम किया जा सकता है। इट कैरीज फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑब्वियसली 9% डिबेंचर 10% डिबेंचर ऐसा लिखा होता है, जितना लिखा होगा उतना ही पे करेंगे। सी इट कैर डी इट मे बी कन्वर्टिबल, ऑब्वियसली दो टाइप के डिबेंचर इशू करते हैं, कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल, है ना। कन्वर्टेबल को आप प्रेफरेंस शेयर भी बना सकते हैं, कन्वर्टेबल को आप इक्विटी शेयर भी बना सकते हैं, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। डिबेंचर होल्डर्स आर, डिबेंचर होल्डर होते हैं, क्या होते हैं? तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, क्रिएटर होते हैं। ओनर कौन होता है? जो जिसके पास कैपिटल होती है, जिसके पास इक्विटी होती है, वो ओनर होते हैं। कस्टमर, जिसका तो हम खाता रखते ही नहीं है, वो कस्टमर होते हैं। रेगुलेटर्स, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस में गलत होंगे, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज अ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या है ना, आपने डिबेंचर इशू किया, उसमें लॉस हो गया, वो क्या होगा आपके लिए? वो आपके लिए कैपिटल लॉस होगा, क्योंकि डिबेंचर जो आप क्रिएट कर रहे हैं, डिबेंचर जैसे कि आप बना रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, तो एक तरह से कैपिटल अपनी बढ़ा रहे हैं ताकि मार्केट में आप एक्सपेंड कर सकें। उस पे जो होने वाला लॉस है वो कैपिटल लॉस ही कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए रहता है डिबेंचर, 1 साल के लिए तो आप इशू करेंगे नहीं। डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी विल बी डेबिटेड टू, आपने कोलैटरल सिक्योरिटी की तरह डिबेंचर इशू किया है ना। जैसे कि कोलैटरल सिक्योरिटी किसको बोलते हैं? जैसे कि आपने एक मशीन खरीदा, मशीन खरीदने के बाद में आपने पैसे ना देके उसके बदले आपने डिबेंचर दे दिए, ठीक है, तो आपने एक तरह से कोलैटरल सिक्योरिटी दे दी, ठीक है। तो ये जो होता है आपके डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में डेबिट होता है, ओके। Question number 230. The balance of debenture sinking fund is finally transferred to. जो बैलेंस होता है डिबेंचर सिंकिंग फंड का, वो ट्रांसफर कहाँ होता है फाइनली? सो ऑप्शन सी जनरल रिजर्व अकाउंट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंकिंग फंड
जैसे कि क्या होता है, डिबेंचर को आपने पूरा पे कर दिया, अब सिंकिंग फंड में अभी भी कुछ बच गया है। सो ऑब्वियसली सिंकिंग फंड बना कहाँ से था? सिंकिंग फंड जो था वो जनरल रिजर्व से ही बना था। तो जब सिंकिंग फंड कंप्लीट अपना काम कर चुका है, अब उसमें कुछ पैसे बच गए हैं तो वो वापस जनरल रिजर्व में चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिबेंचर कैन बी रिडीम्ड बाय, किसके द्वारा डिबेंचर आप रिडीम कर सकते हैं? सो आंसर डी विल बी करेक्ट आंसर, है ना, एनी ऑफ द मेथड मेंशन इन ए बी एंड सी। मतलब परचेज ऑफ ओन डिवेंचर, आप ओपन मार्केट से अपना डिवेंचर परचेज कर लीजिए और उसको फाड़ के फेंक दीजिए, दैट्स इट। ठीक है, बी है कन्वर्टिबल, सॉरी कन्वर्टिंग देम इनटू न्यू शेयर ऑफ डिवेंचर, न्यू क्लास ऑफ डिवेंचर, जैसे कि 9% था, अब एक काम कीजिए भैया, हमारे पास पैसा तो नहीं है, आप एक काम करते हैं, हम उसको 10% कर देते हैं। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन जो है कन्वर्टिबल डिवेंचर का, तो उसमें अपन क्या करते हैं, उसको शेयर में, मतलब इक्विटी शेयर में या प्रेफरेंस शेयर में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, द शेयर प्रीमियम अकाउंट शुड बी शोन अंडर, शेयर प्रीमियम जो अकाउंट होता है वो कहाँ शो होता है? सो ऑप्शन ए रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के नाम से वो शो होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कौन सा एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का एग्जाम्पल है? देखिए, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट और अकाउंट पेबल, ये सब सारे आपके करंट लाइबिलिटीज हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में इकलौता है मॉर्गेज जो होता है, गिरवी रखना जिसको बोलते हैं, वो आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होता है। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो बोलता है कि जो टीडीएस कटा है ना, सॉरी टीडीएस अपीयर हुआ है बैलेंस शीट में, वो कहाँ होगा? ठीक है, तो टीडीएस बेसिकली आप अगर काटते हैं, है ना, तो ये आपकी लाइबिलिटी, आपको उसको गवर्नमेंट को वापस देनी है। ठीक है, तो ऑन द लाइबिलिटी साइड अंडर करंट लाइबिलिटीज, हर साल आपको देनी है, ऐसा नहीं कि आप 4 साल रख के दोगे। सो ऑब्वियसली ये करंट लाइबिलिटी हो गई आपकी। क्वेश्चन नंबर 235, राउंडिंग ऑफ रूल ऑफ फिगर्स इन द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज इज बेस्ड ऑन। ठीक है, राउंडिंग ऑफ जो रूल होती है, जैसे कि लेट्स सपोज मैंने लिखा 101 पॉइंट समथिंग, तो मैं उसको 100 लिख सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैंने लिखा 199, तो 199 को मैं 200 लिख सकता हूँ। ये रूल कहाँ से आता है? तो ये जो रूल होता है वो टर्नओवर के हिसाब से होता है, आपका टर्नओवर जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा राउंडिंग ऑफ का वो होगा। ठीक है, अब जिसमें खरबों का बिजनेस होता है उसमें 1 आध करोड़ ऊपर नीचे राउंड ऑफ कर सकते हो आप, नो इशू। ठीक है, सॉरी 1 आध लाख आप राउंड ऑफ कर सकते हो, नो इशू। 1 आध करोड़ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगला क्वेश्चन है जो ये बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड नहीं होता। तो फाइनेंशियल इंक्लूड में सारी चीजें इंक्लूड होती है एक्सेप्ट डायरेक्टर्स रिपोर्ट। ठीक है, डायरेक्टर रिपोर्ट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाते हो, पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, है ना, ट्रायल बैलेंस भी आपका उसी में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप ये बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, नोट्स ऑफ अकाउंट्स भी आते हैं, ठीक है, उसके नीचे आप जो फुट नोट लिखते हो वो भी आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो डायरेक्टर अपनी रिपोर्ट, समराइज्ड रिपोर्ट डालता है, वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता। In which format financial statement of a company are prepared according to Companies Act 2013? कंपनीज एक्ट 2013 आने के पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल या अकाउंट फॉर्म में बैलेंस शीट बनाते थे। ठीक है, ये पता है ना, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के बाद अमाउंट, अमाउंट के बाद एसेट, एसेट के बाद अमाउंट, ऐसा लिखते थे पहले। लेकिन जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, वर्टिकल और रिपोर्ट फॉर्म में हम कंपनीज एक्ट में बनाते हैं। पार्टनरशिप में अभी भी हम हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन सा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का टूल नहीं है? सो ऑप्शन बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट आपके एनालाइज करने का टूल नहीं है, अदरवाइज रेशियो एनालिसिस होता है बैलेंस शीट में, आपके ट्रेंड एनालिसिस होता है बैलेंस शीट में, और फंड फ्लो एनालिसिस होता है, कैश फ्लो एनालिसिस होता है। ठीक है, ये सारे एनालिसिस के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ व्हाट स्टेटमेंट ईच अकाउंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ सेल। तो जो आपका कॉमन साइज जो बैलेंस शीट होता है, कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या करते हैं, आप 2 साल के बैलेंस शीट ले लेते हैं, उनको कंपेयर करते हैं। सेम बैलेंस शीट रहना चाहिए, सेम कंपनी के या फिर अलग अलग कंपनी के हो सकते हैं, बैलेंस शीट रहेंगे,
उसमें आप परसेंटेज में दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। कॉमन साइज बैलेंस शीट या कॉमन साइज स्टेटमेंट बोलते हैं इसी को। क्वेश्चन नंबर 240 आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो ऑप्शन सी, कैश बजट इज नॉट अ एनालाइजिंग फाइनेंशियल, नॉट अ टूल ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो ये आज का क्वेश्चन जो था 20 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो लास्ट टाइम अपन ने जो किया हुआ था उसके बाद अभी ये आफ्टर 300 हमारा जो सीरीज होने वाला है वो है। इसमें जो केवीएस 2018 में जो क्वेश्चन आए हुए थे उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी मेरे साथ बने हुए हैं उनको पता है कि अभी हम डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हैं। और ये मैं बताऊं तो डी ट्रिपल एस बी से अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना जिसको आप विद इन 20 सेकंड या फिर बोल सको 15 सेकंड आप आंसर कर सको। ठीक है, 15 सेकंड में अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हो किसी क्वेश्चन को, तो आपके अंदर कोई कमी है। अगर वो सिंगल वर्ड का आंसर है और अगर वो सिंगल वर्ड का आंसर नहीं है, बहुत कैलकुलेटिव है, तो डी ट्रिपल एस बी में वो आएगा ही नहीं। ठीक है, नॉर्मली ऐसा देखा गया है जिसके तहत मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई ऐसा ऑथराइज्ड पर्सन नहीं हूँ, प्लीज मैं ऐसा मत बोल देना कि सर आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ट्रेजरी बिल जो है उसके बारे में यहाँ पे ये करते हैं। ठीक है, तो ट्रेजरी बिल जो है वो किस मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इशू किया जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये क्वेश्चन है बनता है, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा है ना इशू किया जाता है। और ट्रेजरी बिल, इस क्वेश्चन में क्या था, ट्रेजरी बिल अल्पकालीन उधारियों का एक ऐसा प्रलेख है जो 1 वर्ष से कम अवधि में परिपक्व होता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो ट्रेजरी बिल का यूज सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो ऐसी चीजों के लिए करती है जहां पे उसको लोन चाहिए या कुछ चाहिए, शॉर्ट टर्म लोन चाहिए होता है, ऐसी चीजों के लिए वो ट्रेजरी बिल इशू करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 हमको बोलता है कि शुद्ध मौद्रिक मदों में क्रय शक्ति लाभ अथवा हानि का अभिकलन करते समय निम्नलिखित में से किस खाते को गैर मौद्रिक रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा खाता है जो कि मौद्रिक नहीं है, गैर मौद्रिक है। तो गैर मौद्रिक बोलने का मतलब होता है जहां पे वो नॉन मॉनेटरी है, मनी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो हमको सबको पता है कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी कि क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, विच वन इज करेक्ट? तो आंसर जो आपका होगा वो पहला ही जो है आपका किराया, प्रकाश और पर्यवेक्षण लागत। देखिए, किसी भी जगह पे आप किराया, वहाँ की लाइट, वहाँ का जो नॉर्मल जो भी इवन द रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, ये सब आपके नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब ये तो होना ही है भाई, है ना। बाकी के जो है वो आपके गलत हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कंप्यूटर प्रणाली का नहीं है। ठीक है, तो ये भाई साहब जिनका भी पेपर था ये इन्होंने प्यूपल लगा के रखा हुआ है, तो नहीं, लोग यानी कि पीपल जो होते हैं वो प्रणाली का हिस्सा होते हैं। एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर, और उसको रन करने के लिए चाहिए इंसान। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4। तो इसमें कौन सा हिस्सा नहीं है? सो ऑप्शन 1, इंटरनेट इसका हिस्सा नहीं है। बिना इंटरनेट के भी हम कंप्यूटर चला सकते हैं, लेकिन बिना इंसान के कंप्यूटर नहीं चला सकते। क्वेश्चन नंबर 75 है, माल दोषपूर्ण पाए जाने पर रेशमा ने 10,000 का माल राजेश को वापस कर दिया है। देखो इतना ही स्टेटमेंट आपके दिमाग में रहना चाहिए, इसी के लिए मैंने बोला था कि ये डी ट्रिपल एस बी में आ सकता है। आप नहीं कर पा रहे हो तो कमी आपके अंदर है। ठीक है, तो आपको उसको दूर करनी है। तो माल दोषपूर्ण पाया गया, है ना, रेशमा ने वापस किया राजेश को, लेकिन हमको पूछ क्या रहा है, राजेश के द्वारा कौन सा प्रपत्र तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो जो राजेश है उसकी बुक में सबसे पहले एंट्री क्या हुई होगी, जब उसने रेशमा को सामान बेचा होगा। तो रेशमा को जब सामान बेचा होगा तो एंट्री हुई होगी, देखिए यहाँ पे मैंने एक लिखा भी हुआ है, रेशमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, उसके बाद उसने किया होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रेशमास अकाउंट। ठीक है,
तो जहां मैंने रेशमा को क्या किया, क्रेडिट, है ना, तो इसके लिए क्या बनाएगा, एक क्रेडिट नोट। सेम इसके ऑपोजिट जो है, वाइस वर्सा, कौन करेगी, रेशमा करेगी। तो रेशमा के लिए क्या हो जाएगा, ये परचेज रिटर्न हो जाएगा। तो जिसने परचेज किया था उसको रिटर्न कर रही है वो, तो उस पर्टिकुलर केस में वो डेबिट नोट इशू करती है। ठीक है। एक और चीज बोलूंगा कि जो सेशन है उसको लाइक कर दीजिएगा, है ना। और ये जो है सेशन हमारा, सब्सक्राइबर हमारे नहीं बढ़ रहे हैं अगेन, तो सब्सक्राइबर प्लीज ध्यान दें कि अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक भी नहीं मिलता है तो लाइक कर दीजिए प्लीज, मेहनत लगती है इसमें भी। आगे चलते हैं। पीजीटी कॉमर्स अगेन 2018 का 76 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का एक प्रयोजन यानी उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे प्रश्न जो है, ये जो भाई साहब थे उन्होंने बहुत अच्छा लगाया हुआ था, है ना, बहुत समझने वाली बात है। डी ट्रिपल एस बी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का प्रयोजन, देखिए यहाँ पे एनालिसिस का बात किया गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बात नहीं किया गया है। तो जो आंसर 3 है आपका है वही हो जाएगा, जो टू शो फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू बैलेंस शीट एंड प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पस होता है, आपके एनालिसिस का पर्पस नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, श्री लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर 40 लाख, 40 लाख का मशीन खरीदा है। 25% जो है उन्होंने कैश दे दिया है, बाकी जो है वो 400 रुपए वाले 8% जो डिबेंचर है ना, उसमें 20% प्रीमियम में उन्होंने दिया है। तो यहाँ पे कई बार ऐसे मिस्टेक्स होती है कि हम 20% प्रीमियम का मतलब, कई बार ऐसे होता है ना लॉजिकली, अगर आप बहुत सारे अकाउंट सॉल्व कर लें तो 400 का 500 कर देते हो क्योंकि 25% है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 25% 20% में थोड़ा सा ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 400 का 20% है, तो 400 का 20% विच इज 80 रुपीज। सो आपको कैलकुलेशन मैंने नीचे दी भी हुई है। तो 40 लाख इंटू 25% इज इक्वल टू 10 लाख, इतना अपन ने क्या किया, कैश पे किया है। उसके बाद 40 लाख माइनस 10 लाख, तो वो 30 लाख जो है वो आप डिबेंचर से पे करेंगे। और 30 लाख डिवाइड बाय 480 जो पर शेयर का प्राइस है, उसको अगर करेंगे तो 6250 शेयर्स जो है, सॉरी डिबेंचर जो है, वो हम यहाँ पे इशू करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको बोला जा रहा है कि द इंडस्ट्री विच कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट इनटू अ न्यू प्रोडक्ट इज नोन एज। एक इंडस्ट्री है जो बहुत सारी चीजों को कंबाइन, बहुत सारी इंग्रेडिएंट को कंबाइन करती है। ठीक है, चीजों को कंबाइन नहीं कर रही है, ये इंग्रेडिएंट को कंबाइन कर रही है। और जहाँ इंग्रेडिएंट की बात है तो सब्जी याद कर लेना, मम्मी की बनाई हुई सब्जी, सब्जी में जब एक बार मिर्च चला गया, एक बार नमक चली गई, तो वो वापस अलग नहीं की जा सकती। ठीक है, वही इंडस्ट्री होती है आपकी सिंथेटिकल इंडस्ट्री, यानी संश्लेषणात्मक, जो संश्लेषण कर लेता है, सिंथेसाइज कर लेता है किसी चीज को, ऐसी इंडस्ट्री होती है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, अब कई लोग, जो ये भाई साहब भी है, इन्होंने ऑप्शन 4 लगाया हुआ था, इनका गलत हो गया, मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा चूक गए। असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है भाई, कि इसमें जो होता है कि आप चीजों को अलग अलग देख सकते हैं। जैसे कि आप असेंबलिंग का एक एग्जांपल ले लो, कार का। ठीक है, तो कार के जो टायर लगे होते हैं वो एमआरएफ के होते हैं। तो एमआरएफ एक अलग कंपनी है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके उसमें जो सीट कवर्स होते हैं उसमें एक अलग लेवलिंग होती है कि पर्टिकुलर सीट कवर किसने बनाया, किस कंपनी ने इसको डिजाइन किया। ठीक है, एयर बैग कौन डिजाइन किया। ठीक है, तो स्टेयरिंग कौन डिजाइन करता है। तो ये सारी चीजें जो है असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंदर आती है, जहाँ पे आप अलग अलग चीजों को अलग अलग नाम से पहचान सकते हो, इवन उसका अलग करके यूज भी कर सकते हो। मतलब एक कार के टायर को दूसरे कार में लगाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो सिंथेटिकल इंडस्ट्री होती है उसमें से आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। एक बार जो उसमें मिल गई चीज, उसको आप पहचान भी नहीं पाओगे कि इसके अंदर डला हुआ है वो चीज। क्वेश्चन नंबर 79, विच वन इज करेक्ट। सो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है कि ओपननेस टू एक्सपीरियंस इज अ पर्सनालिटी डायमेंशन दैट characterizes someone in term of imagination, सेंसिटिविटी एंड क्यूरियोसिटी। भाई जिसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, जिसके अंदर इमेजिनेशन पावर होगी, वही तो एक्सपीरियंस गेन करेगा ना।
आप अगर ओपननेस आपके अंदर नहीं है, ठीक है, ओपननेस आपके अंदर नहीं है तो आप एक्सपीरियंस ग्रैब करने के लिए पहली बात तो ओके नहीं हो, आप सेटल नहीं हो उसके लिए। तो पहले ओपननेस जरूरी है। ओपननेस के साथ आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आपको जानना है, ऐसा नहीं कि बस ओपन हो लेकिन जानना नहीं चाहते। सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर, बाकी आपके गलत है। क्वेश्चन नंबर 80, अनिल इंडोर्स अ बिल फॉर 10,000 इन फेवर ऑफ चिंकी। ठीक है, तो अनिल ने चिंकी के पक्ष में 10,000 रुपए का एक बिल बेचान कर दिया या इंडोर्स कर दिया। ये जो बिल है विजेंद्र पर लिखा गया था, ठीक है, मतलब ओरिजिनल जो बिल था वो किसके नाम पे से था, विजेंद्र के नाम से था। जो देय तिथि पर विजेंद्र ने बिल का भुगतान कर दिया, ठीक है, विजेंद्र ने देय तिथि पर बिल का भुगतान कर दिया मतलब पेमेंट कर दिया उसने। तो देय तिथि पर विजेंद्र अपनी लेखा पुस्तकों में किसके खाते को नामे करेगा? तो भाई मुझे ये बताइए, नामे करेगा ये पूछा, ये ऐसा ही क्वेश्चन आया था आपके ईएमआरएस में। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग नाम खोजना शुरू कर देते हैं, चिंकी और अनिल का नाम खोजना शुरू कर दिया। तो लेकिन यहाँ पे भाई ने बहुत सही लगाया है, आंसर होगा बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पे आप लिखेंगे जिस दिन आप भुगतान करेंगे, मतलब जिस दिन विजेंद्र ने भुगतान किया होगा, तो विजेंद्र के लिए वो क्या था, बिल्स पेबल था। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश विजेंद्र ने ऐसा एंट्री किया होगा अपनी बुक्स में। क्वेश्चन नंबर 81, एशिया में प्रथम स्कंद विपणि यानी कि पहला स्टॉक एक्सचेंज 1875 में कहाँ खुला था? सो आंसर विल बी फोर, आंसर फोर, क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन 4 मुंबई में, यानी जिसको हम लोग बॉम्बे बोलते हैं, ठीक है, ओरिजिनली। तो बॉम्बे में ये हुआ था और आज भी इसका नाम जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 सेकेंड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ओपनिंग स्टॉक हमको दिया हुआ है, परचेस दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है सीओजीएस क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि बेचे गए माल की लागत क्या होगी। हम सबको पता है सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं परचेसेस और प्लस कर लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन जो होती है कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन डायरेक्ट एक्सपेंस होता है क्या? नहीं होता। लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होती है इसको जानना जरूरी है। डायरेक्ट एक्सपेंस वो चीजें होंगी जो एक सामान में, ठीक है, बहुत बेसिक जो डेफिनेशन है वो मैं आपको दे रहा हूँ। जो एक सामान होता है उस सामान में जो चीजें डायरेक्ट पुट की गई होंगी वो आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस होंगी। जैसे कोयले की कॉस्ट होगी, अगर आपको एक कंपनी चलानी है, एक मशीन को चलाना है, उसके लिए आग जलानी जरूरी है, तो कोयले की कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट में आएगी और फैक्ट्री कॉस्ट जो होगी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट हो जाती है। ठीक है, तो वेजेस हो जाते हैं, कैरिज इनवर्ड जो है आपका वो हो जाता है। इस टाइप की जो कॉस्ट होती है वो सारी की सारी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट हो जाती है। ठीक है, सो ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर, 3,50,000। ठीक है, कैलकुलेशन आपको दिख रहा है किस तरह से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, डिविडेंड इज यूजुअली पेड ऑन, डिविडेंड किस पे पे होती है? तो जितना पैसा आप मुझे दोगे मैं उस पे इंटरेस्ट उतने में ही पे करूंगा, इतना तो आप जानते हो। तो जो हमारा लाभांश होता है, जो हमको प्रॉफिट मिलता है, वो उतने पे मिलता है जितने पर्टिकुलर शेयर के पैसे हमने दिए होंगे। जैसे अगर मैंने 100 रुपए के शेयर खरीदे लेकिन 80 रुपये ही मैंने अभी दिए हैं, तो मुझे 80 रुपए के हिसाब से ही मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मुझे 100 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट नहीं मिल सकता। ठीक है, ऑप्शन 2 पेड अप कैपिटल विल बी द करेक्ट आंसर। 84 जो है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट कंप्यूटर इज नोन एज, वो ऐसे ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, आदेश जो होते हैं, आदेशों का समूह जो होता है, जो कंप्यूटर को निर्देश देता है कि क्या करना है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। मतलब एक प्रोग्राम रहता है, जैसे मैंने इंटर दबाया, उसको पता है कि इंटर दबाने का मतलब क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, there are some query type that are required for generating the accounting report. Which of the following is not a query type? कौन सा एक query type नहीं है? So summary query जो होती है, सॉरी इसमें वो गलत लगाया भाई साहब ने, आंसर जो आपका होगा डेटा क्वेरी। ठीक है, डेटा क्वेरी कोई क्वेरी टाइप नहीं है। ठीक है, बाकी आपका जो सिंपल क्वेरी होती है, पैरामीटर क्वेरी होती है, समरी क्वेरी होती है, एक्शन क्वेरी होती है,
क्रॉस टाइप क्वेरी होती है, एसक्यूएल क्वेरी होती है, ये सारे के सारे जो आपके हैं वो आपके क्वेरी टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश सॉफ्टवेयर लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ 100 ईच। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लग जरूर रहा है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो दिनेश सॉफ्टवेयर लिमिटेड ने 100 प्रत्येक 60 रुपए याचित वाले 200 अंश जो करीना को जारी किए गए थे, जिन पर 20 रुपए प्रति अंश के हिसाब से भुगतान वो कर चुकी है, जब्त कर लिए। भुगतान उसने कितने रुपए का किया? 20 रुपए का किया। 150 अंश रजनी को 45 रुपए प्रति अंश में 60 रुपए प्रदत्त मानते हुए पुनर्निर्गमित कर दिए गए। मतलब यहाँ पे 60 रुपए का शेयर जब 45 रुपए में इशू किया गया तो नुकसान कितने का हुआ? 15 रुपए का नुकसान हुआ। और उसके पहले जो हमने करीना से पैसे मिले थे वो कितने मिले थे? 20 रुपए मिले थे। मतलब 15 रुपए जो मुझे नुकसान हुए रजनी को इशू करने में, और 20 रुपए जो मुझे फायदा हुआ था फॉरफिट करने में करीना से, तो दोनों के बीच अब नुकसान और फायदे में अगर मैं माइनस करूं 20 माइनस 15, जो फायदा माइनस नुकसान, तो मेरा 5 रुपए का मेरे को अल्टीमेट फायदा हो रहा है। और उस अल्टीमेट फायदे को मैं जितना शेयर इशू कर चुका हूं यानी 150 शेयर, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 750 रुपीज। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, कैलकुलेशन मैंने शो कर दी है। क्वेश्चन नंबर 87, एन एक असंतुष्ट उपभोक्ता है, तो अगर वो राज्य उपभोक्ता आयोग में शिकायत करना चाहता है, उस केस में क्या होगा? 20 लाख से अबव बट 1 करोड़ से ज्यादा ना हो, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ये जो है आपका राज्य उपभोक्ता की बात की गई डिस्ट्रिक्ट के केस में, है ना, सॉरी स्टेट के केस में, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन 4। अगर डिस्ट्रिक्ट के केस यानी डीसी डीआरएफ जो बोलते हैं उसमें अप टू 20 लाख तक होता है, और अबव 1 करोड़ जो होता है वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, विच वन इज ट्रू? सो कौन सा एक सही है? जो आपका आंसर है, अब 4 चीजें हैं, तो पहला जो आपका आंसर हो जाएगा, लेखांकन एक सामाजिक विज्ञान है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। लेखांकन क्या है? एक सामाजिक विज्ञान होता है जिसमें बहुत सारे सामाजिक तत्व इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में भी आप 2 चीजें पढ़ते हैं, ठीक है? तो 2 चीजों में आप माइक्रो और मैक्रो पढ़ते हैं। और अगर इसको हम रिलेट करें अकाउंटिंग से, तो 11th का चैप्टर 1 ही आपको बताता है कि माइक्रो और मैक्रो जो होते हैं अकाउंटिंग से बहुत ज्यादा ही रिलेट करते हैं, ठीक है? सो अकाउंटिंग क्या है? एक सोशल साइंस है। क्वेश्चन नंबर 89, a machine was purchased on 1st April 2017 for 10 lakh, and on October 1 2027 a new machine was added for 4 lakh। 2017 अप्रैल को 10 लाख खरीदा और अक्टूबर 1 2017 को 4 लाख का खरीदा। अब बैलेंस जो है मशीन अकाउंट का क्या होगा अगर डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस पे चार्ज होता है? भाई इसमें डिमिनिशिंग बोले, स्ट्रेट लाइन बोले, कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आपको उसी साल का ही निकालना है, उसी साल के एंड का ही निकालना है। तो अब मैंने कैलकुलेशन नीचे दी हुई है, आप देख सकते हैं। 10 लाख का 20% होगा 2 लाख, 4 लाख का 20% 6 महीने के लिए लगाना है, मतलब 10% हो जाएगा अल्टीमेटली, जो कि होगा 40,000 रुपए। तो 14 लाख माइनस 2 लाख 40,000 इज इक्वल टू 11 लाख 60,000। सो ऑप्शन सी will be the correct answer. Question number 90, analysis of comparative financial statement. It will be the last question of the day. And the question says that analysis of comparative financial statement includes. So there are 4 questions, options, but the last one will be the correct one. Horizontal analysis. Common size statement, comparative financial statement का एक क्या बोल सकते हैं टाइप है, लेकिन उसके अंदर ही 2 टाइप होते हैं, हॉरिजॉन्टल और आपके ये क्या बोलते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है? सो जो कॉमन साइड स्टेटमेंट होता है कंपैरेटिव के लिए आप हॉरिजॉन्टल यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल बोलने का मतलब जो लास्ट टाइम आप 2013 के पहले, कंपनीज एक्ट 2013 आने के पहले जो हॉरिजॉन्टल आपके कंपनी के वो बनते थे, क्या बोलते हैं बैलेंस शीट बनते थे, वैसे ही आप 2-3 ईयर के बैलेंस शीट को 2018, 2019 ऐसे करके आप अलग-अलग दिखा देते हो,
ठीक है, इसी को आप हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। थैंक यू एवरीवन फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।